नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसमें एक टॉपिक है गुलाम और ममलूक वंश का इतिहास, जो 1206 से 1290 ईस्वी तक का है। 1206 से 1290 ईस्वी तक 3 वंश आए, कुतुब वंश, शमसी वंश और बलबनी वंश। तो आज हम पढ़ेंगे कुतुबी वंश के बारे में, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में है। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूपीएससी, पीएससी, यूजीसी नेट, रेलवे और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, खास करके यूजीसी नेट के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली पर कुल 5 वंशों ने 320 वर्षों तक शासन किया। इसमें सर्वाधिक समय तक तुगलक वंश में और सबसे कम समय खिलजी वंश ने 30 वर्ष तक। सर्वाधिक समय तक किसने? तुगलक वंश ने 94 वर्ष तक और खिलजी वंश ने 30 वर्ष तक शासन किया। कुल कितने वंश थे? 5 वंश थे। 320 वर्षों तक शासन किया। शासकों में बहलुल लोदी सबसे लंबे समय तक शासन किए, 38 वर्ष तक। और उसके बाद फिरोज तुगलक वंश के, वो लगभग 37 साल तक शासन किया। नसरुद्दीन, खुसरो शाह, गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक और सिकंदर लोदी, ये सुल्तान हिंदू माँ की संतानें थी, मतलब इनकी माएँ भारत की हिंदू माताएं थी। सल्तनत में सबसे बड़ा ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तुगलक मतलब सल्तनत काल के कौन कौन से सुल्तान हिंदू माताएं से उत्पन्न संतान थे? तो नसरुद्दीन खुसरो शाह, गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक और सिकंदर लोदी, ये सुल्तान हिंदू माँ की संतानें थे। सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य था मोहम्मद बिन तुगलक का। उसका साम्राज्य का कुल कितना प्रांत था? 23 प्रांतों में विभाजित था। मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य कुल 23 प्रांतों में विभाजित था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुर्की सुल्तान कौन था? नसरुद्दीन महमूद था, जो कि तुगलक वंश का भी अंतिम सुल्तान था। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुर्की सुल्तान था नसरुद्दीन महमूद। अंतिम सुल्तान नहीं, अंतिम तुर्की सुल्तान था नसरुद्दीन महमूद। और सुल्तनत काल का अंतिम सुल्तान कौन था? वो था इन तीनों दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था लोदी वंश का अंतिम सुल्तान भी था, वो था इब्राहिम लोदी। 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली पर जिन राजवंशों ने शासन किया, उन्हें दिल्ली सल्तनत शब्द का प्रयोग किया जाता है उनके लिए। तो 1206 से 1526 तक के जिन भी राजवंशों ने शासन किया, उनके लिए हम कौन से शब्द यूज करते हैं? दिल्ली सल्तनत। और 1526 के बाद में हम मुगल आ जाते हैं। इस कालावधि में दिल्ली पर 5 राजवंशों ने शासन किया। इस कालावधि में दिल्ली में कितने राजवंशों ने शासन किया? 5 राजवंशों ने, कुल 320 वर्ष तक। गुलाम और ममलूक वंश सबसे पहला वंश था ये दिल्ली सल्तनत का। ये 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। तो इसके प्रथम सुल्तान थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 से 10 ईस्वी तक ही रहे। तो 1206 से 90 ईस्वी तक 3 राजवंशों के 9 शासकों ने शासन किया। ये वंश था कुतुबी वंश, शमसी वंश और बलबनी वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक की माता पिता तुर्किस्तान के तुर्क थे। कहाँ के तुर्क थे? तुर्किस्तान के तुर्क थे। तुर्की भाषा में ऐबक का अर्थ है चंद्रमा या स्वामी। इसके बाद हम देखते हैं इन तीनों वंशों के संस्थापक बचपन में गुलाम थे, किंतु सुल्तान बनने से पूर्व वो मुक्त हो चुके थे। अंत इन्हें गुलाम वंश कहना अनुचित होगा। ऐबक को प्रारंभ में निसापुर, जो फारस में स्थित है, काजी फखरुद्दीन ने खरीदा, जिसे अब्दुल अजीज कोका के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने फर्स्ट ऐबक को खरीदा। कहाँ पे? फारस में। काजी की मृत्यु के बाद गौरी ने गजनी में ऐबक को खरीद लिया और उसे अमीर ए अखूर मतलब अश्वशाला, अमीर अखूर मतलब अश्व, घोड़े को अखूर कहा जाता है, इसे अश्वशाला का अध्यक्ष का पद दिया। तो गौरी ने ऐबक को कहाँ पे खरीदा? गजनी में खरीद के अमीर आखुर का पद दिया। इतिहासकार हबीबुल्लाह ने इसे मामलुक कहा है। मामलुक अरबी शब्द का
अर्थ है, जिसका स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए दास है। तो इतिहासकार हबीबुल्लाह क्या कहते हैं? सल्तनत कुतुबी वंश के ममलुक वंश भी कहते हैं। ममलुक का अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता, मतलब जिसके माँ बाप दास नहीं थे, उनके उत्पन्न पुत्र अगर बिक गए थे तो भी कोई बात नहीं, पर उनके माता पिता स्वतंत्र थे, इसीलिए उन्हें ममलुक वंश कहा गया है। 1206 से 1290 तक का समय गुलाम वंश का काल माना जाता है, यद्यपि सभी शासक एक वंश के नहीं थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गुलाम वंश के सभी शासक तुर्की इल्बारी जनजाति से संबंधित थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के बाकी सभी तुर्की शासक कौन थे? इल्बरी ट्राइब, तुर्किस्तान के इल्बरी ट्राइब जनजाति से संबंधित थे। इसके बाद हम देखते हैं गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को तराइन के दूसरे युद्ध के बाद 1192 ईस्वी में भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया। तो गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को कब भारत का सूबेदार नियुक्त किया? 1192 में। 1192 से 1206 ईस्वी तक ऐबक ने गोरी के प्रतिनिधि के रूप में ही भारत में शासन किया। अजमेर, कनौज, कलिंजर को जीतने का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक का ही है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में मोहम्मद घोरी के मृत्यु के बाद स्थानीय नागरिकों के अनुरोध पर सत्ता ग्रहण किया और लाहौर को राजधानी बनाकर आजीवन वहीं रहा। मतलब जब मोहम्मद घोरी का डेथ हुआ 1206 ईस्वी में, तब स्थानीय नागरिकों के अनुरोध पर ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने सत्ता हासिल की और लाहौर को राजधानी बनाया। ऐबक ने बुंदेलखंड के शासक परमर्दी देव को पराजित किया। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। वो दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक भी था। दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक को ही हम कहते हैं। ऐबक ने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की थी, बल्कि वो मलिक और सिपह सलार की उपाधि ही रखी थी। मतलब ऐबक ने खुद को कभी भी सुल्तान घोषणा नहीं किया, वो खुद को मलिक और सिपह सलार ही कहता रहा। उसने ना अपने नाम के खुतबा पढ़ा और ना ही सिक्के चलाए, इसी कारण उसे दिल्ली का स्वायत्त सुल्तान नहीं माना जा सकता। गोरी के उत्तराधिकारी थे जो गयासुद्दीन महमूद, मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी कौन थे? गयासुद्दीन महमूद। उसे सुल्तान स्वीकार किया। कितने साल में? 1208 ईस्वी में उसे दासता से मुक्त किया। अंत वो भारत का शासक बनने के समय तकनीकी रूप से गुलाम ही था। गयासुद्दीन महमूद ने ऐबक को दासता से मुक्त करते हुए प्रतीक के रूप में एक छत्र मतलब एक छतरी छाता भेजा। इससे सम्मान या दास मुक्ति पत्र को लाने वाले कौन थे? हसन निजामी, जो ताजुल मासिर के लेखक हैं। वो हसन निजामी ही वो छत्र लाए थे। ऐबक की उदारता व दानशीलता के लिए उसे लाख बख्श कहा गया है और हाथियों का दान देने के कारण उसे पिलबख्श भी कहा जाता है। ऐबक को लाख बख्श और पिलबख्श दोनों कहा जाता है। कुरान का अत्यंत सुरीली आवाज में पाठ करने के कारण कुतुबुद्दीन को कुरान खां भी कहा जाता था। मिन्हाज सिराज ने ऐबक को हातिम द्वितीय भी कहा है। ऐबक को हातिम द्वितीय किसने किया है? कहा है मिन्हाज उस सिराज ने। हसन निजामी जो कि ताजुल मासिर का लेखक और जो फक्र मुद्दबीर जो अदब उल हर्ष का लेखक ऐबक के संरक्षण दिया। इन दोनों लेखकों को ऐबक ने संरक्षण दिया अपने शासनकाल में। दिल्ली में कुतुब मीनार का नींव प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखे। दिल्ली में कुतुब मीनार का नींव किसने रखा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखा। किसके याद में? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। इसका निर्माण कार्य किसने पूरा किया? इल्तुतमिश ने पूरा किया। कुतुब मीनार का आरंभ में अजान देने के लिए किया जाता था। आरंभ में अजान देने के लिए किया जाता था। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया और इल्तुतमिश को सरे जहार और अमीर ए शिकार का पद दिया। 1197 ईस्वी में अनहिलवाड़ के युद्ध के बाद ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा। तो 1197 में अनहिलवाड़ के युद्ध के बाद ऐबक ने किसे खरीदा? इल्तुतमिश को खरीदा। तो ऐबक को किसने खरीदा था? घोरी ने। फिर ऐबक ने किसको खरीदा? इल्तुतमिश को। ऐबक ने दिल्ली में किला राय पिथौरा के निकट शहर बसाया। यह मध्य काल में निर्मित दिल्ली के 7 शहरों का प्रथम
था। तो दिल्ली में हम जानते हैं कि 7 शहर बसाए गए थे मध्यकाल में। तो उन 7 शहरों में सबसे पहले किला राय पिथौरा के निकट जो शहर बसाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, वही पहला शहर है। अजमेर के निकट कुतुबुद्दीन ऐबक ने चौहान सम्राट विग्रहराज चतुर्थ द्वारा बनाए गए संस्कृत विद्यालय को तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनाई। इस इमारत पर संस्कृत नाटक हरिकेल के कुछ अंश अंकित है। अजमेर के निकट कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया है। उससे पहले वो क्या था, विग्रहराज चतुर्थ द्वारा बनाया गया वो एक संस्कृत विद्यालय था। इस इमारत पर किसका लिखा हुआ नाटक है, हरिकेल के कुछ अंश है, हरिकेल नाटक के कुछ अंश है। ऐबक के एक अधिकारी इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी ने बिहार और बंगाल पर आक्रमण किया और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर हजारों दुर्लभ पांडुलिपियां जला दी। ये तो सबको मालूम है कि खिलजी ने बंगाल और बिहार पर अटैक किया और नालंदा को नष्ट करके हजारों पांडुलिपियां जला दिया। इस समय बंगाल में कौन से शासक थे? पाल वंश का शासक लक्ष्मण सेन था और राजधानी नदिया थी। बख्तियार खलजी ने नदिया पर आक्रमण किया और लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। बख्तियार खलजी की हत्या फिर अली मर्दान खान ने कर दी। बख्तियार खलजी की हत्या किसने किया? अली मर्दान खान ने। ऐबक ने बंगाल में रूमी को भेजा, जिसने अली मर्दान खान को वहां का सूबेदार बनाकर बंगाल को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में ही बंगाल दिल्ली सल्तनत में शामिल हो चुका था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गजनी के ताजुद्दीन यल्दूज की पुत्री से विवाह किया। अपनी बहन का विवाह सिंध के नसीरुद्दीन कुबाचा से किया। तो ये ताजुद्दीन यल्दूज और नसीरुद्दीन कुबाचा दोनों ही मोहम्मद घोरी के गुलाम थे। जब घोरी अपने डेथ से पहले ताजुद्दीन यल्दूज कुबाचा और ऐबक के बीच में अपने मध्य एशियाई मतलब एशिया के दक्षिण एशिया के जितने साम्राज्य थे वो डिवाइड करके गया था। तो यल्दूज और कुबाचा भी मोहम्मद घोरी के गुलाम थे। ऐबक की सबसे बड़ी सफलता यह थी कि उसने गजनी से संबंध विच्छेद कर उसके प्रभाव से मुक्त किया। मतलब ऐबक की सबसे बड़ी सफलता यही थी कि उसने गजनी से पूरा ही संबंध तोड़ दिए और भारत पर गजनी के प्रभाव से मुक्त कर दिया भारत को। वजीर पद का प्रचलन ऐबक के काल से ही प्रारंभ हुआ। वजीर मतलब प्रधानमंत्री का प्रचलन, प्रधानमंत्री पद का प्रचलन ऐबक के काल से ही प्रारंभ हुआ। फक्र-ए-मुदब्बिर ऐबक का पहला वजीर था। कुतुबुद्दीन ऐबक का पहला वजीर कौन था? फक्र-ए-मुदब्बिर, अदबुल हर्ष के लेखक। फक्र-ए-मुदब्बिर भारत के प्रथम मुस्लिम राजनीतिक विचारक भी थे। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण हुई। ऐबक को लाहौर में ही दफनाया गया। तो किससे क्वेश्चन में आता है बार बार, कौन लोहे मतलब पोलो खेलते हुए किसका डेथ हुआ था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर जाने के कारण मृत्यु हुई थी। तो ये रहा हमारी आज की क्लास। अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, चलिए।